नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, बीपीएससी 67th मिशन 120 प्लस के तहत आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21। इससे पहले हम लोग बजट देख चुके हैं और यकीन मानिए दोस्तों, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण इन दोनों से मिला करके 8 से 10 क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाने वाले हैं, चाहे वो बीपीएससी 67th का एग्जाम हो पीटी का या फिर सीडीपीओ का पीटी एग्जाम हो। इसके बिहार एसआई का जो एग्जाम होने वाला है 26 दिसंबर को, उसमें से भी निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से समझना है और मैं आपको बताता चलूंगा कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको निश्चित तौर पर याद रखना है और कौन से पॉइंट है जिसको आप थोड़ा इग्नोर करके चल सकते हैं। ठीक है, तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। साथ ही यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी समस्याएं और सुझाव बताते रहिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और सबसे पहले देखते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 19 फरवरी 2021 को बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, कहां पेश की थी? तो ऑब्वियस सी बात है, विधानसभा में पेश करेंगे। रिपोर्ट में स्थिर मूल्य पर यदि देखें तो स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी बताई गई थी? 10.5% बताई गई थी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 10.5% निश्चित तौर पर आप याद रखिएगा। और यह क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से अधिक है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए तो वर्ष 2019-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो था वो कितना बताया गया? तो 6,11,804 करोड़ रुपए बताया गया। ठीक है, इसके अलावा वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य दर पर देखें तो कितना बताया गया? 4,14,977 करोड़ रुपए बताया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों आंकड़ा निश्चित तौर पर आपको याद होना चाहिए। ठीक, आगे देख लेते हैं दोस्तों। वर्ष 2019-20 में बिहार का निबल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना था? तो 5,62,710 करोड़ रुपए। ठीक है, और वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर देखें तो यही था आपका 3,77,276 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये दोनों भी आंकड़े जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग देखते हैं तो राज्य में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर जो था वो था आपका 50,735 रुपए और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर यदि देखें तो कितना था? 34,413 रुपए। ठीक है, तो निश्चित तौर पर यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, खास करके ये तो निश्चित तौर पर आपको याद रखना है 50,735 रुपए। ठीक है, अब देख लेते हैं तीन प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? तो आपके प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, द्वितीयक क्षेत्र होते हैं और तृतीयक क्षेत्र होते हैं। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा गिरावट जो है वो लगातार आई है प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि गिरावट जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से में लगातार आई है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सकल राज्य मूल्यवर्धन। यहाँ पर सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी कि GSVA में आपका देखें यदि तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा जो है 2019-20 में कितना था? तो प्राथमिक का था 19.5%, द्वितीयक का था 20.3% और तृतीयक का था 60.2%। यह आपको याद रखना है। ठीक है, ये तीनों प्रतिशतता आपको याद रखनी है और सबसे ज्यादा किसकी है? तो तृतीयक क्षेत्र की है। ठीक है, आपको निश्चित तौर पर याद रखना है। आगे देख लेते हैं प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद। यहां पर देखिए प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद 2017-18 के आकलन के आधार पर बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिले कौन कौन है? तो पहले स्थान पर आपका पटना है, यहाँ पर जो है आपका 1,12,604 रुपया है।
इसके अलावा उसके बाद जो है बेगूसराय का स्थान आता है 45,540 रुपये, और फिर जो है मुंगेर का स्थान आता है 37,385 रुपये। जबकि सबसे गरीब जिले यदि हम लोग देखें, सबसे गरीब जिले यदि देखें तो किशनगंज है 19,313 रुपये, अररिया है 18,981 रुपये, और शिवहर है 17,569। तो सबसे अमीर कौन सा हो गया? पटना हो गया, और सबसे गरीब जो हुआ वो आपका शिवहर हो गया। ठीक है, तो यह भी दोनों आपको याद रखना है। ठीक, ये आपका प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के अनुसार है। अब आगे देख लेते हैं राजकीय वित्त व्यवस्था के बारे में। तो यदि राजकीय वित्त व्यवस्था देखें तो वर्ष 2019-20 में सकल राजकोषीय घाटा जो है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2% था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो कि आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग देखें तो वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार की कुल प्राप्ति जो है वह 1,53,408 करोड़ रुपए तथा राजस्व प्राप्ति जो है वो 1,24,233 करोड़ रुपए थी। ठीक है, तो यह दोनों भी आपको याद रखना है। वित्त वर्ष 2019-20 में यदि देखें तो बिहार राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना था? कुल राजस्व व्यय यदि देखें तो 1,23,533 करोड़ रुपए था, और पूंजीगत व्यय यदि देखें तो आपका कितना था? 20,080 करोड़ रुपए। ठीक, ये दोनों आंकड़े भी आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, वैसे एग्जैक्ट आंकड़ा याद रखिए चाहे नहीं रखिए, कम से कम 20,000 करोड़ रुपए और आपका 1,23,000 करोड़ रुपए, इतना जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं वित्त वर्ष 2019-20 में वित्त वर्ष 2019-20 में राज्य की कुल व्यय में गत वर्ष के 1,43,613 करोड़ रुपए की अपेक्षा 7.1% की कमी आई है। ठीक है, यहाँ पर देखना है कि कुल व्यय में जो है 7.1% की कमी आई है, ये आपको याद रखना है। ये आंकड़ा आप याद रखिए चाहे नहीं रखिए, 7.1% कमी आई है, ये याद रखिएगा। और इसका मुख्य कारण क्या है? तो पूंजीगत व्यय में कमी है। ठीक है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो कमी आई है उसका कारण क्या है, तो पूंजीगत व्यय में कमी इसका कारण है। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में कुल राजस्व व्यय जो है वो वर्ष 2018-19 के 24.2% से घटकर वर्ष 2019-20 में 20.2% रह गया है। ठीक है, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में देखें तो कुल राजस्व व्यय जो है वो अब घट करके कितना रह गया है? 20.2%, जो कि पहले कितना हुआ करता था 2018-19 में? 24.2% हुआ करता था। ठीक है, तो यह जो आंकड़ा है यह भी आपको याद रखना है। ये आपका 20.2% वाला जो आंकड़ा है वो याद रखिएगा, बाकी ये नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में राज्य सरकार की उधारी। पहले हम लोगों ने देखा राजस्व व्यय के बारे में, अब हम लोग देख रहे हैं उधारी। ठीक है, तो उधारी जो है वो आपका 2018-19 के 3.6% से बढ़ करके और आपका 19-20 में कितना हो गया है? 4.8% हो गया है। ठीक है, तो आपको राजस्व व्यय ऊपर हम लोगों ने देखा और नीचे हम लोगों ने उधारी देखा। ठीक है, तो ये दोनों भी आंकड़े जो है आपको याद रखने हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारी। यहाँ पर कुल बकाया देनदारी जो है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 30.9%, जबकि लोक ऋण जो है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 24% था। ठीक है, तो कुल बकाया देनदारी और कुल लोक ऋण जो था वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं बिहार में राज्य सरकार का कुल बकाया ऋण जो था वह 2019-20 में 1,90,899 करोड़ रुपया था, जिसका 77.6% कौन था? तो लोक ऋण था। ठीक है, इसका 77.6% लोक ऋण था। तो सबसे ज्यादा जो बकाया ऋण था उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसका था? तो लोक ऋण का था। यह आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र के बारे में। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र के बारे में यदि
देखें दोस्तों तो 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का हिस्सा कितना था? 18.7% था। और यह जो आंकड़ा है 18.7% का, ये निश्चित तौर पर आपको याद रखना है, ठीक है। और ये किसका हिस्सा है? तो कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का हिस्सा है, किसमें? जीएसटीपी में, ठीक। आगे देख लेते हैं, वर्ष 2018-19 में सकल शस्य क्षेत्र कितना था? वो भी आपको याद रखना है। सकल से शस्य क्षेत्र जो था वह 74.06 हेक्टेयर था। और फसल सघनता कितनी थी? तो 140% थी। ये दोनों आंकड़े आपको याद रखना है, फसल सघनता 144% और जो आपका कुल शस्य क्षेत्र था जो वो था 74.06 हेक्टेयर, ठीक है। आगे देख लेते हैं, वर्ष 2018-19 में कुल सिंचित क्षेत्र कितना था? तो आपका 54.93 लाख हेक्टेयर था, ठीक है। और यह जो है आपका आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2, जिसमें कि हर खेत को पानी के लिए कहा गया है, उस योजना के अनुसार राज्य के हर खेत में सिंचाई उपलब्ध कराने की योजना है, ठीक है। याद रखिएगा, आत्मनिर्भर बिहार निश्चय का 7 निश्चय जो टोटल है उसमें दूसरा निश्चय जो है वह हर खेत को पानी पहुंचाना है, ठीक है। और कुल सिंचित क्षेत्र जो है वो भी याद रखिएगा 54.93 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वर्ष 2019-20 में पशुधन का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा कितना है? तो 6% योगदान है, ठीक है। यह भी आपको याद रखना है, पशुधन का योगदान कितना है? 6% है, ठीक। आगे देख लेते हैं, वर्ष 2019-20 में बिहार में दूध का कुल उत्पादन जो है वो कितना हुआ? तो 6.0% की औसत वार्षिक दर से बढ़कर कितना हो गया? 104.83 लाख टन हो गया, ठीक है। तो बिहार में दूध का कुल उत्पादन जो हो गया वो कितना हो गया दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए आप 104.83 लाख टन हो गया और इसमें बढ़ोतरी कितने की हुई है? तो 6.07% की, ठीक है। आगे देख लेते हैं, वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य में कुल आपका 163.80 लाख टन ये किसका खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, ठीक है। आपका खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड कितना दर्ज हुआ है? तो 163.80 लाख टन, ठीक। कि कब? 2019-20 में। यह भी जो है आपका इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। इसके बाद यदि देखें तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने कार्ड बांटे गए हैं? तो 1,66,434 किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए और लगभग कितने लाख किसान लाभान्वित हुए हैं? 3.10 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड कितने बांटे गए ये आप लमसम याद रखिएगा, बाकी एग्जैक्ट आंकड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, बिहार में उर्वरकों की कुल खपत जो है वो 2019-20 में 36.2 लाख टन थी, ठीक है। यह आपको याद रखना है, ठीक। आगे देख लेते हैं, वर्ष 2019-20 में राज्य में कितना ईख का उत्पादन हुआ? तो 674.05 लाख टन ईख की पेराई हुई थी, ठीक है। यहाँ पर ईख की पेराई के बारे में दिया हुआ है, कितना पेराई हुआ? तो 674.05 लाख क्विंटल ईख की पेराई हुई। और चीनी का उत्पादन जो हुआ वो कितना हुआ? तो यह देख लेते हैं, चीनी का जो उत्पादन हुआ वह आपका 72.29 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ, ठीक। यह दोनों आंकड़ा आपको याद रखना है, ठीक। और इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है? तो बढ़ोतरी यदि हम लोग देखें तो यह जो है आपका यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2018-19 में 10.37% था, जो कि बढ़ करके 10.72% हो गया है, ठीक है। क्या चीज? चीनी का उत्पादन। निश्चित तौर पर आपको याद रखना है कि चीनी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। अब देख लेते हैं क्या चीज हम लोग, तो उद्यमिता क्षेत्र अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। उद्यमिता क्षेत्र में यदि देखें तो बिहार के मामले में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जो है वो लगभग कितना है? 20% है, ठीक है। 20% योगदान किसका है? औद्योगिक क्षेत्र का है, यह याद रखिएगा, ठीक। आगे देख लेते हैं तो इसका संपूर्ण भारत में योगदान कितना है? तो संपूर्ण भारत में जो औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है वह 31% है, यानी कि बिहार में 20% है तो संपूर्ण भारत के औसत से कम है, ठीक है। मतलब उद्योग धंधे बिहार में कम है, इसका यही सीधा साधा मतलब होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं बिहार में 2007-8 से लेकर 2017-18 के बीच चालू कृषि आधारित कारखानों में वृद्धि की दर कितनी है? तो 11.7% है, ठीक है। मतलब और यह जो है आपका वो राष्ट्रीय औसत से आप देख सकते हैं 9.3% अधिक है, ठीक। तो
ये कह सकते हैं आप कि कृषि आधारित कारखानों में वृद्धि हुई है जो कि राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। ठीक है, और कितनी वृद्धि हुई है बिहार में? तो 11.7% वृद्धि हुई है। ठीक, यह बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। आगे देख लेते हैं, विगत वर्षों के दौरान बिहार में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है, यह कहा गया है आपका आर्थिक सर्वेक्षण में। 2018-19 और 19-20 के बीच यहाँ पर देख सकते हैं आप 2018-19 से 19-20 के बीच में सभी क्रियान्वयन अभिकरणों के लिए लक्षित लाभार्थियों की संख्या जो है वो कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 13.7% बढ़ी है। किसके तहत? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत। ठीक है, और 2018-19 और 19-20 के बीच वित्तीय लक्ष्य भी जो है इसके लिए 36% बढ़ा है। किसके लिए? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े थे जो कि मैंने आपको बताए। अब आगे देख लेते हैं बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के बारे में। तो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत दिसंबर 2020 तक 262 इकाइयां जो है आपकी यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर देखिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत दिसंबर 2020 ईस्वी तक जो है टोटल 262 इकाइयों ने काम करना शुरू कर दिया है और इन इकाइयों में कुल जो है आपका 1886.42 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ये बिहार औद्योगिक निवेश नीति 2016 बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल से भी हम लोग किसी वीडियो में निश्चित तौर पर पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं जो नेक्स्ट क्षेत्र है वो है आपका श्रम नियोजन एवं प्रवास। ठीक, तो इसके तहत देखें तो पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है वो देश के राज्यों के बीच बिहार में सबसे कम है। ठीक है, तो पूरे देश में सबसे कम है यहाँ पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात। महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण बिहार में 4% था और शहरी बिहार में 5.7%, जो कि बहुत 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 कम है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ग्रामीण बिहार में जो आपका निर्भरता अनुपात है वह 61.1% के उच्च स्तर पर है, जो कि संपूर्ण भारत के औसत 49.5% से 11.6% अधिक है। वहीं शहरी बिहार में देखें तो निर्भरता अनुपात जो है वो आपका 52.8% था, जो कि संपूर्ण भारत के औसत से जो कि है आपका 40.5% उससे 12.3% अधिक था। ठीक है, तो ये कुछ खास आंकड़ा नहीं है जो कि आपको याद रखना है, लेकिन ऊपर वाला जो मैंने बताया था कि वो आंकड़ा आपको याद रखना है। ठीक है, क्या चीज? श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो बिहार में है और जो भारत में है। ठीक, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य सरकार ने 2020 में प्रत्येक निर्माण मजदूर के लिए कितने राशि की घोषणा की? तो 2,000 रुपये अनुदान की घोषणा की। सितंबर 2020 के अंत में आप देखें यदि तो टोटल जो है आपका आंकड़ा 11,07,696 निबंधित निर्माण मजदूरों के बीच कितने रुपए की राशि वितरित की गई? 221.54 करोड़ रुपए वितरित किए गए। ठीक है, और रकम लाभार्थियों को सीधे जो है आपका बैंक खातों में दिया गया। ठीक, तो यह जो है आंकड़ा आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्षेत्र है वो है अधिसंरचना एवं संचार। इस क्षेत्र की यदि बात करें तो बिहार में कुल जो है 58 राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये राजमार्गों से संबंधित क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया है, पहले भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा टोटल 58 राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, नेशनल हाईवे, और इसकी कुल लंबाई जो है वो सितंबर 2020 तक 5475 किलोमीटर था। ठीक है, जो कि 2005 में लगभग 1940 किलोमीटर अधिक है। 2005 में जितना लंबाई था उससे 1940 किलोमीटर अधिक हो गया है अब। ठीक है, मतलब ये देख सकते हैं आप लगभग आपका 15 साल में इतना वृद्धि हुआ है, 1940 किलोमीटर। और टोटल कितना हो गया है ये जरूर याद रखिएगा, 5475 किलोमीटर। ग्रामीण पथों के मामले में देखें तो 2020-21 में सार्वजनिक निवेश जो है वो लगभग कितना रुपया हुआ है? तो 10,073 करोड़ रुपया हुआ है, जो कि 2005-06 के
404 करोड़ के 25 गुने से भी अधिक है। ठीक है, तो ये आपका लगभग 15 साल में 25 गुना से भी ज़्यादा जो है ग्रामीण पथों में के निर्माण में खर्च किया गया है। आगे देख लेते हैं, वर्ष 2014 से सितंबर 2020 तक रेलवे लाइन ने बिहार में कितना बिछाया गया है, तो 300 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बनाई गई है, जिसमें 191 किलोमीटर रेल लाइनों का दोहरीकरण या तिहरीकरण किया गया। और आप देख सकते हैं कि 340 किलोमीटर जो है उसमें लाइनों के गेज बदले, और ये सब कुछ खास आंकड़ा नहीं है। आप इतना याद रखिएगा कि 300 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बनाई गई है 2014 से लेकर के सितंबर 2020 तक, मतलब कि लगभग 6 साल कह सकते हैं। आगे देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कि मुख्यमंत्री कौशल श्रमिक उद्यमी संकुल योजना के तहत राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में, यहाँ पर कौन कौन सा क्षेत्र है, तो शहद है, रेडीमेड वस्त्र है, इन सब क्षेत्रों में संकुलों की स्थापना के जरिए 5 जिले, कौन कौन सा जिला, तो गया, मुजफ्फरपुर, नवादा, शिवहर और सीतामढ़ी, इनमें सहयोग किया है। ठीक है, किसके तहत, तो मुख्यमंत्री कौशल श्रमिक उद्यमी संकुल योजना के तहत। ठीक, ये निश्चित तौर पर आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं, अप्रैल से सितंबर 2020 के बीच लगभग 100 किलोमीटर सड़क नेटवर्क को उत्क्रमित किया गया है, जिसमें अन्य राज्यों से लौटने वाले हजारों प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया गया है। ठीक, आगे देख लेते हैं ऊर्जा क्षेत्र के बारे में। यह भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में यदि देखें तो राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2012-13 के 145 यूनिट से बढ़कर 2019-20 में कितना हो गया है, तो 332 यूनिट हो गया है। ठीक है, और यह जो है पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो याद रखिएगा कि प्रति यूनिट बिजली खर्च कितनी है। ठीक है, वर्ष 2018-19 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता कितनी थी, 4767 मेगावाट थी, जो कि 27.4% बढ़ करके 2019-20 में कितना हो गई है, तो 6073 मेगावाट हो गई है। ठीक है, तो अभी जो है वर्तमान क्षमता कितनी है, उपलब्ध क्षमता, तो 6073 मेगावाट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, मार्च 2019 से मार्च 2020 के बीच कोयला आधारित ताप विद्युत में 21.7%, जल विद्युत में 50.6% और नवीकरणीय स्रोतों में 58.0 यानी कि 58% उत्पादन क्षमता बढ़ी है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता जो है वो किसकी बढ़ी है, नवीकरणीय स्रोतों की बढ़ी है। ठीक, यह भी आपको ध्यान देना है। ठीक, जो कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण को बचाना अब सभी सरकारों का जो है वो मूल कर्तव्य हो गया है, और सभी उस पर ध्यान दे रही हैं, इसलिए नवीकरणीय स्रोतों पर बहुत ही विशेष ध्यान दिया जा रहा है, खास करके आपका मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से। ठीक है, अब देख लेते हैं ग्रामीण विकास के बारे में। तो ग्रामीण विकास की यदि हम बात करें तो देखते हैं कि बिहार आजीविका मिशन, यानी कि जीविका दीदी का नाम आप लोग सुनते होंगे, तो बिहार आजीविका मिशन यानी कि जीविका में राज्य के ग्रामीण विकास के लिए लगातार काम करती रही है। अभी तक गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या जो है वह 2015-16 के 4.4 ये आपका 70 लाख की जगह 10.70 लाख हो गई है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं, इन स्वयं सहायता समूहों को 2019-20 में कितने रुपए दिए गए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13.14 हजार करोड़ रुपए ऋण दिए गए हैं, जो कि कितना था 2015-16 में, तो मात्र था आपका 1.30 हजार करोड़। ठीक है, तो यह जो है काफ़ी 13 गुना लगभग जो है इसमें वृद्धि हुई है, जो कि स्वयं सहायता समूहों को ऋण दिया गया है। आगे देख लेते हैं, बिहार में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है, और मनरेगा योजना के बारे में देखें तो इससे जो है ग्रामीण रोजगार में काफ़ी वृद्धि हुई है, और जारी किए गए जॉब कार्डों की संख्या जो है वो 2019-20 में कितनी हो गई है, तो 169.8 लाख हो गई है। ठीक है, और ये जो आपका वर्ष 2015-16 में कुल कितने रोजगार सृजन, ये आपका 668.2 लाख व्यक्ति दिवस रोजगार का सृजन हुआ, जबकि 2019-20 में देखें तो 1418 लाख व्यक्ति दिवस पहुंच गया है, जो कि आपका लगभग जो है आपका 80% की वृद्धि है इसमें। ठीक, आगे देख लेते हैं, प्रधानमंत्री योजना के तहत, यहाँ पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना होना चाहिए, उसके तहत जो है वर्ष 2019-20 में
आपका 8210.90 करोड़ के व्यय से 4.2 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया गया। ये जो आपका प्रधानमंत्री योजना के तहत आपका बनाया जा रहा है घर का निर्माण जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया गया है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। 4.2 लाख नए मकानों का निर्माण पूरा किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना ये भी है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। ठीक है, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योजना है और अभी तक इसके तहत 1.09 करोड़ मतलब व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। अभी तक 96% जो आपके गांव हैं वो खुले से शौच मुक्त हो चुके हैं, यानी कि ODF घोषित तो हो चुके हैं 96%। यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 96% आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रुर्बन कार्यक्रम, ये जो है आपका अर्बन यानी कि रूरल अर्बन कार्यक्रम इसको कहते हैं, जिसमें आपका देख सकते हैं आप 25 से 50 हज़ार आबादी वाले ग्राम संकुलों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की ये एक महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, और बिहार में इस कार्यक्रम के तहत संकुलों की पहचान की गई थी। अभी तक मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं? 1179.7 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसमें से 157.4 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ जो है ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से पूछा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र के बारे में। यहाँ पर देखिए, यदि बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र के बारे में, तो इसमें देखते हैं राज्य में 2019-20 में प्रमुख बैंकों की कुल 177 नई शाखाएं खोली गई। अब इसमें जो है आपका अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की तुलना में प्राइवेट बैंकों का अधिक योगदान किया, क्योंकि इसमें जो है 177 में से 110 शाखाएं जो है वो प्राइवेट बैंकों की खोली गई है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रमुख बैंकों की 48 नई शाखाएं खोली गई हैं। वहीं लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों की संयुक्त रूप से 19 शाखाएं खुली हैं। ठीक है, तो टोटल आपको याद रखना है, बाकी कुछ खास आपको सब का आंकड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ष 2019-20 में नई खुली 177 शाखाओं में से 40.1% ग्रामीण क्षेत्रों में खुली है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और यदि देखें महानगरीय, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों का हिस्सा जो है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो याद रखना कुछ जरूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा शाखाएं जो खुली है वह ग्रामीण क्षेत्रों में 40.1% खुली है। ठीक है, यही आपसे पूछा जाएगा, आंकड़ा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की जमा राशि जो है वह 2018-19 से 19-20 के बीच में बढ़ करके के बीच जो है आपका 22,428 करोड़ रुपया बढ़ा है, जो कि 6.3% की वृद्धि दर्शाती है। ठीक है, और इसमें जो है आपका राज्य में दी गई ऋण राशि जो है वो कितना बढ़ा है? तो 15,392 करोड़ रुपया बढ़ा है। ठीक है, और इसमें संपूर्ण भारत के स्तर पर देखें तो इनकी जमा और ऋण राशियों में कम से 9.5% और 7.1% की वृद्धि हुई थी। ठीक, तो इससे थोड़ा सा पूरे देश की तुलना में थोड़ा सा कम हुआ है बिहार में, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बैंकों ने विगत वर्षों के दौरान वार्षिक ऋण योजना के अपना लक्ष्य जो है वो बढ़ा दिए हैं, लेकिन उनकी उपलब्धि के प्रतिशत में लगातार गिरावट आई है। मतलब जितना ऋण दिया गया है उतना वापस नहीं हुआ है। ठीक है, और पहले जो आपका 90.8% ऋण जो है वो वापस हो जाता था, लेकिन अभी जो है इसका प्रतिशत घट करके 72.7% रह गया है। मतलब कि एनपीए की जो संख्या है वो थोड़ी सी बढ़ रही है, जो कि चिंताजनक है। अब वर्ष 2019-20 में कुल जो है किसान क्रेडिट कार्ड कितने जारी किए गए? तो 1,66,434। ठीक है, यह हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक, तो ये था आपका आंकड़ा बैंकों से संबंधित। अब देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और आंकड़ा दिया हुआ है बैंकों से संबंधित, उसके बारे में भी जरा सा देख ही ले। तो आइए देखते हैं। मार्च 2020 तक बिहार के सभी बैंकों की अनिष्पादित संपत्तियां, वही एनपीए की बात हो रही है, नॉन प्रॉफिट एसेट जो है वो आपकी बात की जा रही है, तो 14.9% थी।
ठीक है, जो कि मार्च 2008 के 10.9% से अधिक है। तो पहले ही अगर आप लोग देख लिए कि एनपीए की संख्या बढ़ रही है, तो 10.9% से बढ़ करके यह 2020 में कितना हो गया है, 14.9% हो गया है। मुद्रा योजना के बारे में बराबर चर्चा रहता है। तो मुद्रा योजना का लक्ष्य जो है वो 2018-19 का था 4170.5 करोड़ रुपया, जो कि अब इस दोगुना से भी ज़्यादा बढ़ करके हो गया है 9531.12 करोड़ रुपए। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं अब मानव विकास के बारे में। मानव विकास का आंकड़ा यदि देखें तो राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में अपना विकास मूलक व्यय जो है वो बढ़ा दिया है। पिछले 6 वर्षों में राज्य के प्रति व्यक्ति विकास व्यय जो है वो 17.9% की दर से वृद्धि हो रही है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है वो 11.6% है। तो काफ़ी अच्छी वृद्धि बिहार में हो रही है राष्ट्रीय औसत की तुलना में। आगे देख लेते हैं, राज्य में शिक्षा पर व्यय की वृद्धि दर जो है वो आपका 17.3% थी, जो कि बहुत अच्छी बात है, जबकि स्वास्थ्य पर व्यय में वार्षिक वृद्धि कितनी हुई है, 21.4% रही है। ये दोनों आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र और आपका स्वास्थ्य क्षेत्र दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों आंकड़ा निश्चित तौर पर आपको याद रखना है। इसके बाद यदि देखें तो वर्ष 2001 में बिहार में कुल प्रजनन दर जो था वो 4.4 जन प्रति महिला था, जो कि 2011 में घट करके 3.6 और प्रति वर्ष निबंधन प्रणाली के अनुसार 2016 में 3.3% रह गया है। मतलब महिलाओं का औसत यदि देखें तो जितनी महिलाएं भी मां बन सकती हैं उनमें कितने बच्चे जन्म देने की वो होती है, तो उसकी संख्या यहाँ पर दिया हुआ है प्रजनन दर। ठीक है, तो प्रजनन दर जो है उसके हिसाब से अब 2016 में 3.3 रह गया है। ठीक है, यह याद रखिएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो 3.6% था। जनगणना का जब वीडियो बनाए थे तब हम लोगों ने देखा था। ठीक है, बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता, मतलब कि जितने बच्चे जन्म लेंगे उसमें मतलब कि कितने वर्ष तक वो जीवित रहेंगे, यह आपका 2006 से 10 के बीच जो था कितना था, 65.8% था वर्ष था, जो कि अब 69.1 वर्ष हो गया है। और यह जो है आपका 2014 से 18 का आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, वर्ष 2019-20 में प्रति अस्पताल प्रति माह पहुंचने वाले रोगियों की संख्या जो थी वह 9517 थी, जबकि 2016 में यह संख्या आपका 8,996 थी। तो थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है, कितना, 5.8% वृद्धि हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्थागत प्रसवों की संख्या जो है, ये आपका संस्थागत प्रसवों की संख्या जो है 10.5% बढ़ करके कितना हो गया है, 16.46 लाख हो गया है। यह आपको याद रखना है आंकड़ा। ठीक, आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या कि पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत जो है आपका धन राशि का औसत उपयोग कितना हुआ है, 85.3% हुआ है। ठीक है, और मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत जो है कितने वार्डों को शामिल किया गया है, तो 37,911 वार्डों को शामिल किया गया है। यह भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, हाल ही के वर्षों में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सूचक जो है वह आपका छीजन दर हुआ है, और इसमें जो है गिरावट आई है। मतलब कि कितने लोग जो है अपना नामांकन कटवा लिए हैं, उसी को छीजन दर कहा गया है। ठीक है, तो 2012-13 के 31.70% से घट करके और 2018-19 में कितना रह गया है, तो 20.35% रह गया है। ठीक है, जो कि अच्छी बात है। अब संख्या जो है वो नाम कटाने वालों की संख्या जो है वो कम हो गई है। ठीक है, और 2012-13 के 46.70% से 2018 में जो है आपका 44.81% रह गया है। क्या जी, प्राथमिक स्तर पर गिरावट दर। ठीक, मतलब प्राथमिक स्तर पर नाम कटाने का दर। अब देख लेते हैं यहाँ पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति SC/ST कल्याण का कुल बजट जो है वह आपका 2019-20 में कितना हो गया है, तो 985.94 करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें 3% की बढ़ोतरी आई है। पहले कितना हुआ करता था, तो 1926.14 करोड़ रुपया हुआ करता था। ये थोड़ा सा उल्टा आंकड़ा दे दिया है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा सुधारना होगा आपको। उल्टा दे दिया है, मतलब कि 2018-19 में ये होना चाहिए और 19-20 में ये होना चाहिए, क्योंकि 3% बढ़ोतरी हुई है तो कम नहीं हो सकता। ठीक है,
थोड़ा सा इसमें मिस्टेक दे दिया है। आगे देख लेते हैं, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। घबराइए नहीं, जो भी गलती होगा वो अलग अलग चैप्टर वाइज तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग सुधार लेंगे। एक दो गलती तो मिलती है हर किताब में। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास करने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को कितना रुपया मिलेगा? तो 10,000 रुपया मिलेगा। और इंटरमीडिएट पास करने वाली मुस्लिम बालिका विद्यार्थी को 15,000 रुपये दिया जाता है। ठीक है, और ये जो है आपका बजट में तो थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया गया है, लेकिन ये अल्पसंख्यक है ना, नहीं सॉरी, ये अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए है और वो जो है जनरल विद्यार्थियों के लिए था। ठीक है, मतलब कि सभी विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ पर आपका अल्पसंख्यकों के लिए जो है आंकड़ा आप याद रखिएगा, मैट्रिक पास करने पर 10,000 और इंटर पास करने पर 15,000 रुपया। ठीक, आगे देख लेते हैं मध्याह्न भोजन योजना के बारे में। तो इसके तहत जो है आपका 20 मार्च 2020 के बाद से महामारी की पूरी अवधि में पके मध्याह्न भोजन की जगह खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया गया और आपका 1.26 करोड़ लाभार्थियों के बीच देख सकते हैं आप 1,46,721.90 टन खाद्यान्नों का वितरण जो है वो किया गया है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं कुछ और आंकड़े जो महत्वपूर्ण हैं। तो ये आंकड़े आ रहे हैं आपके बाल विकास से संबंधित। अब देख लेते हैं बाल विकास से संबंधित आंकड़े। तो इसमें बिहार में 48% आबादी जो है वह 0 से 18 वर्ष आयु समूह वाले बच्चों की है। 0 से 18 वर्ष आयु समूह में बाल लिंगानुपात जो है वो 2001 के 883 से बढ़ करके और 2011 में 897 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ोतरी जरूर हुआ है। और यहाँ पर 0 से 18 वर्ष आयु समूह के लिए SC ST में लिंगानुपात जो है वो आपका देख सकते हैं। तो SC में है आपका 899 और ST में है 929। ठीक, अब आगे देख लेते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। तो समेकित बाल विकास सेवा केंद्र सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों में से एक है। अभी 544 परियोजना कार्यालयों के जरिए समेकित बाल विकास सेवा राज्य के सभी 38 जिलों में चल रही है। समेकित बाल विकास सेवा के लिए बजट का प्रावधान जो है वो बढ़ता जा रहा है। 2020-21 में इसके लिए जो है बजट का प्रावधान कितना किया गया है? तो 1723.98 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, जो कि जिसमें कि 22% की वृद्धि हुई है, यह ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं बिहार में साक्षरता दर, ये तो पूछा ही जा सकता है। तो 2011 में कितना था साक्षरता दर? 61.8% था, जो कि 2001 से जो है आपका 14.8% बढ़ गया है। अंक जो है बढ़ गया है। अब 7 से 8 वर्ष उम्र समूह में साक्षरता दर जो है वो 79.1% थी और इस उम्र समूह में 2011 में 5.4% अंकों का आपका लैंगिक अंतराल दिखा था। ठीक है, डिजिटल शिक्षा के लिए दूरदर्शन बिहार के 5 घंटे के कक्षा 1 से 2, कक्षा 3 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए 1-1 घंटा के स्लॉट उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक, अब देख लेते हैं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा परिवर्तन ये प्रबंधन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। तो वर्ष 2019-20 में बिहार में 1094 मिलीमीटर वार्षिक जो है वर्षा हुई थी और इसमें जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से उत्तर के जिलों में दक्षिणी जिलों की अपेक्षा अधिक बारिश हुई, जो कि आपका बिहार का नेचर ही है। तो पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी एवं सिल्ली उत्पादन का हिस्सा जो है वो आपका 7.9% रहा है। किसका हिस्सा? तो वानिकी एवं सिल्ली उत्पादन का। यह आंकड़ा आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं वर्ष 2019-20 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने वृक्षारोपण अभियान के हिस्से के तौर पर आपका 3.90 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। तो यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितना पौधा लगाया गया यह पूछा जा सकता है। इस वर्ष कृषि वानिकी और हरियाली मिशन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल 116.17 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। ठीक है, पक्षियों के संरक्षण की संस्कृति को पुनर्जीवित रखने के लिए आप देख सकते हैं 15 से 17 जनवरी 2021 को बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? जमुई जिले में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, VVI मान करके चलिए इसको, और इसको तो एकदम भूलना ही नहीं है।
कलरव का आयोजन किया गया, जो कि बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव है। कब से कब तक? तो 15 से 17 जनवरी 2021 तक। कहाँ? तो जमुई जिले के झाझा में स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में। ठीक है, 3 दिवसीय यह आपका पक्षी उत्सव था और इसका कुल बजट 85 लाख रुपया था। ये एक एक पॉइंट जो है आपका 4-5 क्वेश्चन इससे बनता है और कोई भी एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 2019-20 में राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए कितने रुपए आवंटित किए थे? तो 3539.49 करोड़ रुपए। ठीक है, और इसमें जो है आपका आपदा प्रबंधन के लिए अलग से बजट जारी किया गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं। लॉकडाउन के दौरान कठिनाई का सामना कर रहे बिहार के लोगों को कोरोना सहायता के रूप में प्रति राशन कार्डधारी कितना सहायता? 1000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई, जिस पर कि कुल 1624.39 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था। प्रखंड क्वारंटाइन शिविरों में सोशल डिस्टेंसिंग मानक का सख्ती से पालन किया गया, जो कि 5 जून 2020 तक चालू रहा और उसमें 15 लाख लोगों को सख्ती से क्वारंटाइन में रखा गया था। ठीक है, तो यह भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काम था जो कि किया गया। ठीक, तो यह है आपका महत्वपूर्ण जो आपके जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने बताए आपको आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित। ठीक है, और इन सब के बारे में डिटेल में भी जो है हम लोग एक एक चैप्टर करके पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 चैप्टर मैं बता चुका हूं, जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण का अवलोकन है और एक और आपका कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, यह भी जो है दोनों मैंने बता दिया है आपको। अब नेक्स्ट जो है आपका उद्यमिता क्षेत्र में हम लोग चलेंगे और एक एक चैप्टर को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है रैपिड फायर राउंड एक तरह से कह सकते हैं कि कम टाइम में यदि आपको आंकड़े सारे याद करने हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और आगे हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद आपका वन से संबंधित आंकड़ा भी जो है आएगा, वन स्थिति रिपोर्ट आएगा 2019 का एकदम लेटेस्ट वाला। और इसके अलावा और भी आपका नवंबर तक का बिहार का करेंट अफेयर्स अपडेटेड आएगा। इसके बाद आधुनिक बिहार ये आपका आधुनिक भारत के इतिहास का वीडियो आने वाला है और भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज आने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए लगातार पीसीएस एडुकेयर के साथ और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।